टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित आनंदित होंगे। मैं देवताप सिंह आपको आरओ पीसीएस और एपीएस की तैयारी के लिए यूट्यूब मंच पर उपलब्ध हूं। निश्चित रूप से जो 22 साल का अपना पढ़ाई का अनुभव, वो भी नौकरी के साथ, आयोग द्वारा सिलेक्टेड ऑलरेडी में हूं और आपको एक बेहतर गाइडलाइन मिले, इसी में हमारी टीम और हम लगे हुए हैं। और आरओ में इन्वायरमेंट से इस बार प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। तो आपको उन बेसिक टॉपिक्स को जो बहुत महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है, जहां से प्रश्न गलत कर ही नहीं सकते, उनको पहले कवर कर लेना चाहिए। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, उससे पहले की क्या दशाएं थी, उसको हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया गया, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए जो सम्मेलन हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। उठाइए कॉपी और पेन और कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप नोट करते रहिएगा। जो मैं बताऊं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मान लीजिएगा वो किसी न किसी वर्ष में आया जरूर होगा। 22 साल पढ़ाते हो गए, नौकरी एक अच्छे लेवल की नौकरी आयोग के द्वारा चयनित, यूपीपीएससी से चयनित मैं रहा हूं और इस्तीफा देने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसकी भूमिका को आप समझिएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य मेरा केवल और केवल शौक है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। तो देखिए बच्चों, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्रभावित हुआ, इकोनॉमी ज्यादा प्रभावित हुई और यूरोपियन जो कंट्री थे बच्चों वो पूरी तरह से ध्वस्त थे। अब ध्वस्त हो गए, रिकंस्ट्रक्शन करना था, पूंजी भी चाहिए थी और जो विकास यात्रा द्वारा स्टार्ट हुई मतलब विश्व युद्ध के बाद, तो उसने पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाई। अंधाधुंध तरीके से वनों को काटा गया, औद्योगिकरण और जीवाश्म ईंधन और खनिज तेल के प्रयोग ने वायुमंडल को प्रदूषित किया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, ओजोन परत जैसी समस्याएं भी सामने आई। तो कहने का अर्थ है कि 1970 के आसपास जो पर्यावरण जो विद थे, एनवायरमेंट के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने विश्व पटल पर यह बात रखना स्टार्ट कर दी, चर्चाएं स्टार्ट कर दी कि हमारे जो वर्तमान में विकास की धारा है वो निश्चित रूप से भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए उचित नहीं है, ये समावेशी तो विकास नहीं है। उसी के संदर्भ में पहली बार 1972 में एक स्कैंडिनेवियाई देश है आपका, और उस देश का नाम है स्वीडन। क्या है? स्वीडन है। और स्वीडन की जो राजधानी है और उस राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। इस राजधानी में क्या हुआ बच्चों, पहली बार सम्मेलन आयोजित हुआ और वो हुआ था 5 जून से लेकर के 16 जून को। यह विश्व पटल पर पहली बार आयोजन हुआ था जिसने पर्यावरण की समस्या को जन सामान्य और विश्व के स्तर पर यह बात रखी थी। तो पर्यावरण पर यह पहला विश्व का सम्मेलन माना जाता है और ये वर्ष अक्सर पूछी जाती है, वो 1972 है। कब तक चला? ये 5 से 16 जून 1972 तक चला। इसीलिए आपने देखा होगा कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। यहां से जो राष्ट्र थे, जो लोग थे, उनके सामने कुछ चुनौतियां आई और वहां पर एनालिसिस स्टार्ट हो गया और फिर एक श्रृंखला चालू हो गई सम्मेलन की। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर के 26 पॉइंट पर चर्चा हुई थी, तो इसीलिए इन्हें 26 सिद्धांत कहा जाता है। यानी स्टॉकहोम जो घोषणा थी उसमें 26 पॉइंट थे, 26 सिद्धांत शामिल किए गए थे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सामान्यतः यूट्यूब पर कोई हल्का पढ़ा के चले जाते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप जब ये टॉपिक पढ़े तो 100% आपसे प्रश्न बनना चाहिए। इसीलिए हम लोग आपके समक्ष जो मैटर लाते हैं वो रिसर्च के बाद, एनालिसिस करने के बाद, सारी परीक्षाएं लगभग 22 साल से हम आयोग पर नजर रखाए हुए हैं, यूपीएससी पर नजर रखे हुए हैं, तो किस तरह से वहां प्रश्न बनते हैं तो ऑलरेडी हमको मालूम रहता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराया है, स्लाइड प्रोवाइड कराई है। अब देखिए स्वीडन देख लें। स्वीडन कहाँ है? स्वीडन आपका यूरोपियन कंट्री है और यूरोप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, तो यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का हिस्सा है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, नीचे डेनमार्क आता है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में। और उधर फिर यहाँ पर एक छोटा सा राष्ट्र है आइसलैंड। ये भाषा की दृष्टि से यह मालूम आइसलैंड है, याद नहीं दिखाई दे रहा है बट यहाँ है, ठीक है। तो इसमें जो देश है, ये स्वीडन है,
यहाँ पर इसकी जो राजधानी थी स्टॉकहोम, वहां पर आपका पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। इसीलिए आपको जैसे ये इसका किससे घिरा हुआ है थोड़ा मालूम होना चाहिए। स्वीडन है, ये गल्फ ऑफ बोथनिया से घिरा हुआ है, और दक्षिण में बात करें तो ये बाल्टिक सागर से छुआ हुआ है, स्पर्श करता है। और अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो ये आपको नॉर्वे दिखाई दे रहा होगा, इसे मध्य रात्रि सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। इससे ये स्पर्श करता है, इसकी सीमा को पश्चिम में स्पर्श करता है। तो ये आपको जियोग्राफी के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि पहली बार पर्यावरण की चिंता कहां पर हुई है। ये नॉर्वे है और इसकी राजधानी आपकी ओस्लो है, और ये ओस्लो में अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थित है ना। तो ये भी कई बार पूरा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो फिर मैंने कहा कि इसमें साथ में आपको बता देता हूं। अब ये जो स्टॉकहोम जो घोषणा हुई, स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ, वहां पर 3 श्रेणियां आपकी मुख्य 3 श्रेणियां उसकी जो कार्य योजना है उसमें बनाई गई। पहली में क्या था कि वैश्विक पर्यावरण मूल्यांकन कार्यक्रम, यानी विश्व में जो पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण के प्रबंधन की गतिविधियां, और तीसरा था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मूल्यांकन और प्रबंधन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय उपाय और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रास्ते हो सकते हैं। तो ये गहन चिंता का विषय था, गहन श्रेणियां हैं ये, इन पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरे सम्मेलन एक क्रम से याद रहेंगे, उनका ध्येय भी याद रहेगा। अब इन श्रेणियों को अगर हम बात करें तो 109 अनुशंसाओं में विभाजित किया गया था कि 109 और सब टॉपिक इसमें बनाए गए थे। ये मोटा मोटा ऐसे आप मान लीजिएगा। अब इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने में स्टॉकहोम सम्मेलन का बहुत बड़ा योगदान था। अब इसमें क्या था कि मानवीय पर्यावरण पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, मानवीय पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था, संस्थागत प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं को अपनाए जाने पर बल दिया गया था, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मनाने की घोषणा का भी प्रस्ताव किया गया था। इसीलिए आप 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कार्य किया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पुनः दूसरे सम्मेलन बुलाए जाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं प्री कम मेंस एक बार में निपटा दे रहा हूं, एक बार समय लगेगा, इसी में प्री हो जाएगा, इसी में मेंस हो जाएगा, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक जो पॉइंट नंबर 1 था, श्रेणी में था, वहां से एक नया तथ्य निकला सामने, और वो तथ्य था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना। यानी इसकी स्थापना 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके आधार पर ही की गई थी, और इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके लिए अलग जो हम संगठन का एक वीडियो बनाए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड होगा, और उसमें बहुत डिटेल में होगा कि ये क्यों आया, कैसे आया, इसके अंग क्या है, इसकी वर्किंग नेचर क्या है, और ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है, लेकिन चूंकि फिर आज मैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन को फोकस में किए हूं तो इसको केवल मैं साउंड नॉलेज लेके चलूंगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसका जो मुख्यालय है बच्चों अफ्रीकन कंट्री है कीनिया, और उसकी राजधानी है नैरोबी में है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा संगठन है जिसका जो मुख्यालय है ना तो यूरोप में है, ना नॉर्थ अमेरिका में है, ना एशिया में है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में एक राजधानी है, कौन सी है? एक देश है कीनिया, और उसकी राजधानी है नैरोबी। आई थिंक इस बात को अब आप समझ लिए होंगे। आगे चले तो उसके बाद में पर्यावरण में 2 और सम्मेलन हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा था स्वीडन के पूरब में, आप नहीं हो तो जब द्वारा नक्शा देखिएगा तो उसके पूर्व में फिनलैंड है। वही फिनलैंड जहाँ की नोकिया कंपनी है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, और उसे 10,000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। और वहां पर हेलसिंकी सम्मेलन हुआ, और वो था 1974 में। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो नेविगेशन के क्षेत्र में, जो व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ, खनिज तेल की जो प्राप्ति थी, खाड़ी देशों से जो तेल है वो यूरोप को, यूएसए को ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ, इसकी वजह से जो गतिविधियां थी वो समुद्र में ज्यादा बढ़ी।
तो ये जो हेलसिंकी सम्मेलन था, इसने समुद्री पर्यावरण की रक्षा को केंद्र बिंदु मानते हुए विश्लेषण किया था। साथ ही लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ और इसमें समुद्री कचरे का जो निस्तारण है उस पर विचार किया गया था। तो ये दोनों सम्मेलन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब यहां से 1987 तक आते आते एक बात आती है, एक है ब्रटलैंड रिपोर्ट। कई बार पूछा गया है और इसी रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। पहली बार ये शब्द उसी में परिभाषित किया गया था, ध्यान, परिभाषित किया गया था किसमें, ब्रटलैंड रिपोर्ट में। लेकिन यहां से थोड़ा सा आप चलेंगे तो ब्रटलैंड जो आयोग है इसने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1987 में और उसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट का जो टॉपिक क्या था वो था अवर कॉमन फ्यूचर। ब्रटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास शब्द को लोकप्रिय बनाया था। 1988 में सेंटर फॉर अवर कॉमन फ्यूचर ने ब्रटलैंड आयोग का स्थान ले लिया। पहले ब्रटलैंड आयोग था, बाद में 1988 में यही आयोग किसमें चेंज हो गया, सेंटर फॉर अवर कॉमन फ्यूचर में चेंज हो गया। और यहां पर सतत विकास की परिभाषा दी गई इस रिपोर्ट में। क्या दी गई कि सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास का सीधा सीधा अर्थ है कि वर्तमान में हम जो विकास करें वो उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इतना दोहन न करते हैं कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनका फायदा ना ले सके। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का सकुशल प्रयोग करते हुए ऐसा हमें विकास करना है कि ये संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहें, वर्तमान के हमारे पर्यावरण को प्रभावित ना करें। ठीक है, तो ये ब्रटलैंड रिपोर्ट कई बार पूछी गई है, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई है और ये जो नॉर्वे के लीडर थी ब्रटलैंड, उनकी अध्यक्षता में ये जारी हुई थी, इसीलिए इसे ब्रटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। अब 1991 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी GEF की स्थापना की गई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जब प्रश्न आता है कि क्रम की दृष्टि से कौन कौन सा संगठन कब हुआ तो उसमें यह फंसा देता है। यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पूर्वगामी है, अर्थात उससे पहले जस्ट आया है 1 साल। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। हमारे ग्रह की पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है इसकी स्थापना 1992 में आयोजित हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पहले की गई थी। इसी तरह से दे रखा हुआ था, तो लोगों ने समझा कि इसकी स्थापना 1992 में नहीं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है वो 1991 में है और 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। तो कूट मिलान में ये प्रश्न दे रखा था और बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान में नहीं दिया और गलत हो गया, बाद में शिकायत कर रहे थे। तो मैंने बार बार कहा बच्चों से कि देखो जो भी संगठन है उसकी स्थापना पर आप उसके आगे लिख लिया करो तो कभी गलत नहीं होगा। जब ये आदत में आप डाल लेंगे तो प्रश्न में कहीं भी लिखा हो, कथन में, कारण में हो, तो वहां अगर डेट गलत होगी तो तुरंत आप पकड़ लेंगे। लेकिन आप सारा कुछ मेमोरी पे डाल देते हो, अपने हाथों पर नहीं डालते। कुछ लिखा करो, रद्दी है, रफ है, उसे भरा करो, तो ये जो टॉपिक है आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटीज जो थी, यह जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को कम करने और प्रदूषण की रोकथाम वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है, फाइनेंस उपलब्ध कराता है। अब यहां पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसकी हम बात कर रहे थे, आज हमारा जो मूल टॉपिक है वो आया। और यह जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन बच्चों हुआ था वो ब्राजील, जिसे सांपों का देश कहते हैं, अनाकोंडा की भूमि है, सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड वही है, ब्राजील, और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो उसका एक शहर है और उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो, और वहां पर 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी को हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। चूंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन 1992 भी कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन मत होना, चाहे रियो सम्मेलन की बात करें,
चाहे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करें बच्चों, बात एक ही है। पृथ्वी सम्मेलन की पृष्ठभूमि अगर बात करें, मैं बता के गया हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुए मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से में ही तैयार हो गई थी। ध्यान, 1972 का जो सम्मेलन था उसका आधिकारिक जो नाम था वो था मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रेटलैंड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य था विश्व में पर्यावरण की स्थिति का अध्ययन करना और वर्ष 2000 के बाद विकास की समीक्षा करना। तो ये 2 पॉइंट मैंने बता रहा था, जो ब्रिटलैंड रिपोर्ट बता रहा था, वो इसी का क्रमबद्ध तरीके से पुनः मैंने समझाया है लिख करके, ताकि आप जब इसके प्रश्न आए तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 वर्ष पहले 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य नाम से ब्रिटेन रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। यानी पृथ्वी सम्मेलन से पहले इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। अब यहां जो महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वर्तमान विकास को मॉडल आगे जाकर टिकाऊ साबित नहीं होगा, इससे हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस समय रिपोर्ट के पश्चात क्या हुआ, जो ब्रिटलैंड रिपोर्ट थी, इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 प्रस्ताव पारित किए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, आप चाहे दिल्ली पढ़िए, कहीं पढ़िए, ये जो टॉपिक है लगभग सेम मिलेंगे, चाहे कोई भी टीचर हो। अच्छा टीचर जो होगा वो इन पॉइंट को आपको जरूर पढ़ाएगा। अगर किसी के वीडियो में या लेक्चर्स में अगर ये पॉइंट शामिल नहीं है तो निश्चित रूप से समझिए आगे आने वाले जो भी उनके लेक्चर्स होंगे वो आपके लिए हो सकता है उतने उपयोगी न हो। आज की रफ्तार भरी जिंदगी में जब डेटा ज्यादा उपलब्ध है तो जो कंपटीशन का दौर है वो काफी बढ़ गया है, और आप देख रहे होंगे कि अब केवल घटना चक्र से काम नहीं चल रहा है, आपको रेफरेंस बुक, लेटेस्ट डेटा, इन सबको पढ़ना होगा, तब जाकर के आप अपना पेपर को हल कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से मैंने एक बार में फिर एक बार लिख दिया है कि 22 दिसंबर 1989 को यानी 89 को 2 प्रस्ताव पेश किए गए। इसी में 1992 में ब्राजील में एक सम्मेलन को बुलाए जाने का प्रस्ताव भी था। तो ये पूछ लिया जाता है कि इसका प्रस्ताव कब हुआ था कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन बनाया जाएगा, तो बच्चों उसका है 22 दिसंबर 1989, उसका आंसर होगा। ये बहुत मेहनत से नोट्स बनते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है, 22 साल का अनुभव है ये, वो मैं आपको कुछ मिनट के वीडियो में आपको दे रहा हूं। यह शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक हुआ था, और इसमें 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब यहां पर आप देखते हैं तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान कौन कौन से बिंदुओं पर विचार हुआ उसको हम देख लेते हैं कि विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। वनों का प्रबंधन होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। संस्थागत यानी इंस्टीट्यूट के रूप में मैनेजमेंट होना चाहिए, ये इस पर चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो, इस पर चर्चा हुई। बायोडायवर्सिटी कैसे बचे, है ना, इस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, इस पर चर्चा हुई। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, सतत विकास था, उस पर चर्चा हुई। और 7वां था पृथ्वी सम्मेलन की जो उपलब्धियां हैं वो क्या हासिल करना है हमको, इस पर चर्चा हुई। भविष्य का टारगेट है, इस पर चर्चा हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपने प्रमुख विषयों को समझा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सेलेक्ट किए गए थे। अब ये पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 2 दस्तावेज जारी हुए, यानी कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, चाहे RO, चाहे PCS और चाहे UPSC, उसमें एजेंडा 21 किसी ना किसी रूम में आपको किसी जरूर मिल जाएगा। 10 ईयर्स उठाइएगा, तीनों परीक्षाओं में आपको एजेंडा 21 कम से कम 2 या 3 बार मिलेगा। अब ये जो 2 दस्तावेज जारी हुए, एक तो उसमें था एजेंडा 21 और दूसरा था रियो घोषणा। लोग एजेंडा 21 को ही रियो घोषणा समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये 2 दस्तावेज अलग अलग थे। यहीं पर आपको टीचर की क्वालिटी मालूम पड़ जाती है, और हमारे जो नोट्स की जो विविधता है वो आपको दिखाई दे जाएगी कि आपको दूध की तरह बिल्कुल पानी साफ रहेगा, दूध अलग पानी अलग, क्या चूज करना है आपको पहले मालूम रहेगा। अब देखिए इसमें 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन को भी जन्म दिया। 2 तो घोषणा पत्र हुए, एजेंडा 21 और रियो घोषणा, साथ ही 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन को भी इसने जन्म दिया। पहला था UNFCCC बायोडायवर्सिटी पर और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन,
ये तीनों कन्वेंशन थे। इन पर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम चाह रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक पर और पूरी तरह उसी पे कंसंट्रेट होकर के आपको डेटा दिया जाए। अब यहां पर महत्वपूर्ण है वो है एजेंडा 21। कई बार प्रश्न पूछा गया बच्चों से, ठीक है। एजेंडा 21 900 प्रश्नों की एक रिपोर्ट है, दस्तावेज है, जिस पर 182 देशों के प्रतिनिधियों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, ठीक है। वैधिक रूप से एजेंडा किसी भी स्टेट के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी ये जो एजेंडा के जो पॉइंट है वो किसी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है कि आपको लीगली हो। हाँ, आपको एक नीति निर्देशक के रूप में किसे मानना चाहिए, परंतु उनके प्रति गहरी राजनीतिक प्रतिबद्धता यानी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट अभिव्यक्ति की गई थी। राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी नीतियों और कार्यक्रम को एजेंडा 21 को ध्यान में रखकर बनाने का प्रयास करें। यहां पर एजेंडा 21 को अगर हम बात करें, और जो रेड कलर में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक ऐसी व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव कार्य योजना कहा जा सकता है जिसमें पर्यावरण एवं विकास के बारे में भावी योजनाओं को उल्लेख किया गया। यह एजेंडा पारिस्थितिकी विनाश यानी इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी है दूर करने के लिए कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। ये दोनों पॉइंट आपको कथन कारणवारी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको आपको समझना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। नोट्स पढ़ने के बाद जब भी रिवीजन करेंगे तो इन पॉइंटों को आप नहीं छोड़ सकते, इतने महत्वपूर्ण है एजेंडा 21 के ये पॉइंट्स। अब यहां पर देखें तो एजेंडा 21 में किन विषयों पर जोर दिया गया, इसको भी आप देख लें। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, उसी क्रम में मैंने आपको बताया पॉवर्टी, हेल्थ, वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंशियल रिसोर्स, उपभोग के ढंग यानी कंजप्शन पैटर्न्स, मानवीय व्यवस्थापन यानी ह्यूमन सेटलमेंट एंड प्रौद्योगिकी अंतरण यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। ये एजेंडा 21 के विषय थे। कितने विषय यहां पर लिखे हुए हैं आपके पास, तो देखेंगे 6 विषय इसमें लिखे हुए हैं। ये विषय आपको याद होने चाहिए। अगर पीसीएस जब मेंस लिखेंगे, यूपीएससी का मेंस लिखेंगे तो ये आपको रट्टा होना चाहिए, अगर आप उधर टारगेट भी किए हैं तो। ये तो सारे पॉइंट्स वहां पर आपको लिखने ही पड़ेंगे अगर एजेंडा 21 आपसे पूछा जाता है। अब सतत विकास पर आयोग यानी कमीशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास पर आयोग की बात कर रहा है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो एजेंडा 21 स्वीकार किया गया था उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो एजेंडा 21 है ये कार्य कर रहा है कि नहीं, कैसे काम करेगा, उसके लिए एक आयोग बनाया गया 22 दिसंबर 1992 को। क्या बनाया गया? सतत विकास आयोग बनाया गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 12 फरवरी 1993 को 53 सदस्यीय औपचारिक सतत विकास पर आयोग स्थापित कर दिया गया। इस आयोग ने मई 1993 से कार्य करना शुरू कर दिया। अब आपको यहां कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा एक आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। यह प्रस्ताव है ये कब? 22 दिसंबर 1992। कंफ्यूजन नहीं करना है। बड़ा कब है? 12 फरवरी 1993 को है। और ये कहा गया प्रस्ताव में कि इसकी सदस्य संख्या 53 होगी। मुझे लगता है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। छोटी सी पॉइंट हो जाता है और बच्चे उसे गड़बड़ कर देते हैं। चलिए आगे हम चले तो देखते हैं कि रियो घोषणा, वो 2 घोषणा थी ना, एक तो एजेंडा 21 था और दूसरी कौन सी थी? रियो घोषणा। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 2 घोषणा पत्र जारी हुए हैं, बार बार बोल रहा हूं। और बहुत से लोगों ने, मैंने देखा यूट्यूब पे ये पढ़ा रहे कि रियो घोषणा को ही 21 मान लिया, वो दोनों अलग हैं। तो रियो घोषणा या पृथ्वी चार्टर को अपनाया जाना पृथ्वी सम्मेलन की एक महान उपलब्धि कहा जा सकता है और ये मील का पत्थर कहा गया है। अगर ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस घोषणा को पृथ्वी सम्मेलन में इसलिए अपनाया गया ताकि राज्यों के मध्य नए स्तर के सहयोग के माध्यम से नई और सामूहिक विश्व स्तरीय व्यवस्था स्थापित हो सके। बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट था। खैर आगे जब चलें, बार बार वीडियो देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एजेंडा 21 के कार्यान्वयन के लिए उसने क्या कार्य किया, जांच के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए एक और सम्मेलन हुआ और वो हुआ 23 से 27 जून 1997 यूएसए के नगर
न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय राजधानी कहा जाता है और ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। किसे? हडसन नदी के किनारे स्थित है और वहां एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए क्या हुआ, यह बैठक हुई। और चूंकि 5 साल बाद हुई, 1992 में, आप दो 1992 में जोड़िए 5, कितना हो गया 1997, ये डेट आ जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, रियो +5 कहते हैं। याद आया कि नहीं? तो रियो 5 यही पूछा जाता है कब हुआ है, क्यों हुआ है, कहा था एजेंडा 21 की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए, कहा हुआ है, तो फिर न्यूयॉर्क समझ लेंगे। अब रियो जो 5 था यह मूल्यांकन था। यूएनसीडी समझौते को लागू करने के काम की पहली गहन स्थिति समीक्षा रियो 5 सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। ठीक है, और ये फिर वही पॉइंट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहां इतना याद रखिए कि मूल्यांकन के लिए आया था और कब आया था, 1997 में आया था। अब देखो, मिलेनियम शिखर सम्मेलन 6 से 8 सितंबर 2000 में, यह भी कहा हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ। अब नई शताब्दी आ रही थी, है ना, 2000, और 2000 से के बाद में विकास की क्या धारा होगी, क्या रणनीति होगी, किस तरह से विकास किया जाएगा। मिलेनियम विकास शिखर सम्मेलन किया गया, इसके लिए कहां किया गया, न्यूयॉर्क में। कब किया गया, 6 से 8 सितंबर 2000। क्या था लक्ष्य 2000 में, 2000 या उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की दुनिया की बदलती वास्तविकताओं और जरूरतों के लिए एक नई विकास रणनीति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में 6 से 8 सितंबर 2000 तक आयोजित मिलेनियम शिखर सम्मेलन में उस समय सभी समय के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुखों की एक बहुत बड़ी सभा हुई और भविष्य के विकास के एजेंडे को, उसके तरीकों को लेकर के इस सम्मेलन में बात हुई थी। आपको यही याद रखना है। अब इसी जो मिलेनियम जो सम्मेलन हुआ उसमें 189 सदस्य देशों के द्वारा घोषणा की गई थी। ध्यान रखना, पहले 182 में है और इसमें आते हुए कितने हो गए, 189 में हो गई। क्या है कि चरम गरीबी और भुखमरी उन्मूलन करेंगे हम, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सब लोग हासिल करें, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दें, महिलाओं को सशक्त बनाएं, बाल मृत्यु दर को कम करें, मातृ स्वास्थ्य की में सुधार होना चाहिए, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला करें, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करें और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करें। ये इसके पॉइंट थे, 8 पॉइंट थे। ध्यान रखना, फिक्स पॉइंट 8 है, या 9 हो सकते हैं ना 10 हो सकते हैं, कितने 8 पॉइंट थे। 8 के 8 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। यूपीएससी के अगर आप छात्र हैं तो पीटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब रियो 10 की बात करें, रियो 10 की हम बात करें तो जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन है। 10 साल यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 10 साल कब हुए, वो हुए थे आपके 2002 में। कब हुए, 2002 में, क्योंकि 1992 में हुआ था ना, तो 10 जोड़ेंगे तो 2002 आ जाएगा। और ये कहां हुआ, ये दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग का, जोहान्सबर्ग है। कब हुआ, 2002 में हुआ है। जोहान्सबर्ग जो सोने की एक खान है बिट वाटरस्ट्रैंड, उसके ऊपर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, तो यहां पर 10 साल के बाद समीक्षा की गई, 5 साल के बाद फिर जो 10 साल है, इसीलिए इसे रियो 10 कहा जाता है। ठीक है, और हुआ कहां था, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक ये चला था। ठीक है, और ये कहा गया कि आप जो एजेंडा 21 में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें गति के साथ आप तैयारी कीजिए, गति के साथ उन्हें अपनाइएगा। अब रियो 20 साल हो गए थे और 20 साल करके 20 साल के बाद में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 साल के बाद में भाई लौट के आए हम, और हमने जहां पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला किया था 1992 में, उसी शहर में आकर के 20वां सम्मेलन किया। रियो 20 कहते हैं। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पहले हुआ था और जो रियो 20 है वो भी वहीं पर हुआ था। और रियो 20 से पहले कहां हो चुके थे, कौन कौन से हो चुके थे बताइए। 1997 में हुआ था, फिर 2002 में हुआ, उसके बाद कब हुआ, 2012 में। कौन सा, 2012 में, 20 साल कम, सॉरी 2012 में। तो रियो 20 कब हुआ, रियो 5 कब हुआ, रियो 10 कब हुआ, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, यह डेट मुझे लगता है अब आपको याद हो गई होगी, याद कर लें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, समीक्षा रियो 5 की बात करें तो 1997 में, रियो 10 की बात करें तो कब,
आपका 2002 में, और 20 की बात करें बच्चों तो 2012 में। ठीक है, देखिए रियो 20 जो शिखर सम्मेलन था बच्चों, इसमें इसकी जो वार्ता थी वो दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित थी। किस पर है कि दीर्घकालिक विकास और लोगों की गरीबी से बाहर निकालने के लिए हरित एक अर्थव्यवस्था बनाई जाए। और ये जो ग्रीन इकोनॉमी है, इस ग्रीन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, इसी में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत ने कहा विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को पूरी तरह क्षति करते हुए नहीं होना चाहिए। अब हमें ग्रीन इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा। यह भारतीय जो प्रमुख थे उनके द्वारा वहां पर यह कंसेप्ट दिया गया था। दीर्घकालीन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी इसमें चर्चा की गई कि अगर हमें बेहतर विश्व बनाना है, पर्यावरण के अनुकूल हमें डेवलपमेंट करना है, तो जो विकसित देश हैं वो अल्प विकसित देश और विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी दें, पैसा दें, ताकि पर्यावरण के अनुकूल वो अपना विकास कर सके। यानी विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएं। तो ये दो प्रस्ताव यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण थे। इसके उद्देश्य और विषय वस्तु की बात कर लें, ये मेंस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या थे? सतत विकास के लिए राजनीतिक समर्थन को नवीनीकृत करना, यानी नई अवधारणाओं को लेके आना। रियो सम्मेलन में किए गए निर्णयों को कार्यान्वयन के परिणामों और अभी भी भरे जाने वाले अंतरालों का मूल्यांकन करना। तीसरा था ताजा और विकासशील समस्याओं से निपटना। जो करंट की जो प्रमुख समस्याएं आ रही हैं उन पर भी चर्चा करना और उनकी समस्याओं से निपटना। विषय वस्तु की हम बात करें तो गरीबी उन्मूलन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संबंध में ग्रीन इकोनॉमी इसकी विषय वस्तु थी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था अर्थात सतत विकास था, उसके लिए संस्थागत ढांचे की इसमें बात की गई थी। साथ ही रियो 20 की तैयारी में ग्रीन इकोनॉमी विषय पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था। ये कुछ पॉइंट थे जो कथन कारण की दृष्टि से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, हम आपके साथ जुड़ करके आपकी इस कामयाबी में अपना भी योगदान देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको हमें हमारी जो आरओ और एआरओ की जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मात्र 2500 रुपए में ये आप ले सकते हैं। 2500 रुपए में आपके सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंस जो टॉपिक हैं उनके सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ये मानिए तकरीबन लगभग आपको 60 दिन के अंतर्गत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और उदाहरण, हम पहले से कोई रिकॉर्ड करके वीडियो नहीं रखे हुए हैं, हम रोज 4 से 5 घंटे के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध कराते हैं ताकि आपके पास लेटेस्ट डेटा जाए। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि हम अपने कार्यों के प्रति, आप उसमें देखें कि सर इसमें बहुत से वीडियो नहीं पड़े, क्रमबद्ध तरीके से पर डे आपको वीडियो बाबा मिलेंगे, लेकिन नोट्स सेक्शन बाय सेक्शन आपको प्रोवाइड होते जा रहे हैं। पढ़िए, कंप्लीट करिए, वीडियो को कंप्लीट करिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट कितने? 200 टेस्ट आपको मात्र 2500 मिल रहे हैं। तो करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी को डाउनलोड कर लेना है और वहां से आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, उसे परचेज कर लीजिएगा। ऑफर अभी चल रहा है तो आप हो सकता है और भी सस्ती मिल जाए। कोई दिक्कत आती है तो 8604987816 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ हमारे अभी छात्र थे, जैसे अभी बिहार में 2 स्टूडेंट हमारे छात्र हुए अभी जूनियर असिस्टेंट में, और 7 स्टूडेंट हमारे अभी जो हमसे जुड़े हुए थे आरओ का जो बैच था 2021 में। इसमें कुछ लोगों का तो फोटो सभी का लगभग दे रखा है। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा मंच है, अब द्वारा हमने इसको स्टार्ट किया है ऑनलाइन में। तो अगर आप ये कहें कि इसमें बहुत ज्यादा वीडियो आपको नहीं है दिखाई दे रहे हैं तो वो थोड़ा हो सकता कमी हो सकती है, लेकिन जो भी वर्तमान के वीडियो हैं आप उनकी क्वालिटी देख सकते हैं, नजरिया देख सकते हैं, और आपको लगता है कि हमारे यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है तो जुड़ करके आप अपनी जो तैयारी है उसे एक नया आयाम दे सकते हैं। आप कहीं से पढ़ें, मैटर आपको अच्छा मिलना चाहिए, गाइडेंस आपको अच्छा मिलना चाहिए और आपको स्वमूल्यांकन जरूर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।